अजय यादव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एमसीक्यू का लास्ट वाला सीरीज जो है बचा हुआ है। इसके बाद भी मैं एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, वो तभी प्रोवाइड करूंगा जब मुझे लोग बोलेंगे उतना। मतलब मेरे टेलीग्राम पे मैंने जो पोल किया हुआ है, यदि आप उसमें कहेंगे कि सर आप टेस्ट भी लेके आइए बाल मनोविज्ञान का, तो डेफिनेटली एक वीडियो में 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले आऊंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए यदि क्वेश्चन चाहिए तो उसको मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और आपको यदि वो पीडीएफ चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से आप मेरे जुड़ जाएंगे। आपको पता है कि मैं सभी हॉस्टल वार्डन वाले विद्यार्थियों के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एमसीक्यू सीरीज, जो कि हमारा समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पर। समावेशी शिक्षा में क्या चीजें शामिल है, इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या चीजें शामिल है। देखो, पहला क्वेश्चन समझना, हर एक को थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहा है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, कैसा ही बच्चा हो आप चाह रहे हो कि सर उनका जो करिकुलम है वो सेम रहे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ठीक तो बात है सर, आप तो यही बोल रहे थे समावेशी शिक्षा का मतलब है कि आप उनको एक ही पाठ्यचर्या में आप उनको पढ़ाएं, वही आपका समावेशी शिक्षा है। चलो, सेकंड वाला है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना। ये चीज जो है ना वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। मतलब समावेशी शिक्षा सभी का समावेशन की बात करता है और आप उनको वर्गीकरण करके आप उनको पहले ही अलग कर दे रहे हो, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों का व्यवसायीकरण करना। मतलब जो भी ऐसे बच्चे जो सीडब्ल्यूएसएन में आते हैं उनको आप अलग से क्या कर रहे हैं, अलग से बैठने अलग से पढ़ाने बोल रहे हैं, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला देखो, व्यक्तिगत मतभेद की पहचान कर उन्हें उसके अनुरूप शिक्षा देना। अब देखो, जो पहला वाला जो लाइन था ना, इसमें क्या था, वो किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा था, किसी प्रकार के संसाधन की बात नहीं कर रहा था। फोर्थ वाला जो है बोल रहा है उनके अनुरूप शिक्षा देना, यानी कि भैया मैं उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं उनके हिसाब से संसाधन बनाऊंगा और उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। सेकंड वाला देखो, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। याद है मैंने कहा था कि यार हम लोग दो चीज पर चर्चा किए थे, एक मेरा कि एकीकृत शिक्षा क्या होता है और एक मेरा समावेशी शिक्षा क्या होता है। दोनों में अंतर मैंने बताया था कि दोनों में एक बेसिक अंतर स्लाइड सा डिफरेंस है, वो मैंने बताया था। इसका जो आंसर है आपको ही पता है कि यार समावेशी शिक्षा ही है, यही टॉपिक पे चर्चा चल रही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो समावेशी शिक्षा ही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं, हमारा जो पूरा का पूरा आरटी है वो संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत पर काम करता है, जीन पियाजे वाला उस पर काम करता है। ठीक है, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, आप उनको सहानुभूति देंगे, भैया ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सहानुभूति थोड़ी, उन्हें तो अवसर चाहिए, बराबर अवसर चाहिए, बराबर सीखने का इच्छा, मतलब आइडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य एकदम सही है। अधिकार आधारित, बिल्कुल उनका जो अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना। बताओ, अब ये जो है थर्ड और फोर्थ थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि सर ये क्या होगा। तो यार अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और फोर्थ मेरा क्या है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना। यहां पर जो क्वेश्चन है ना वो मेरा अधिनियम, अधिकार अधिनियम की बात हो रही है, तो इसीलिए जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के हिसाब से बोल रहा है। ठीक है, थर्ड के हिसाब से मतलब अधिकार आधारित। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समावेशी शिक्षा की बात तो कर रहा है, लेकिन वो इन जनरल की बात करता है, आरटी वाला हिस्सा नहीं बोल रहा है। तो आंसर नंबर जो सी है वो इसका मेरे हिसाब से सही आंसर होगा। हो सकता है भैया ये किसी घटना चक्र में डी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो सकता है, बट मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहा हूं कि इसका जो आंसर नंबर सी सही होगा। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। इसका जो आंसर है वो समता एवं इसका जो आंसर है वो समता एवं समान अवसर है, कि आप बच्चों को एक प्रकार का समान अवसर क्या कर रहे हैं, प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव कि वो बच्चा किस बैकग्राउंड से है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, कैसी उसकी सामाजिक स्थिति है, कैसी उसकी संवेगात्मक, कैसी उसकी शारीरिक स्थिति है, हम उनको समान अवसर प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है कि यार सभी प्रकार के छात्र जो सामान्य है और जो विशिष्ट है, सभी प्रकार के जो बच्चे उनको हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लेते हैं। डैश या विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगेन
ये मेरा समावेशी शिक्षा है। विशेष शिक्षा की वकालत हम करते नहीं, हम चाहते ऐसा ना हो। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। मुख्य धारा शिक्षा वही है कि ऐसा कोई बच्चे जो सही से शिक्षा की मुख्य धारा पढ़ने के एरिया से प्रोस्पेक्टिव छूट चुके हैं, आप उनको पढ़ाई वाले लाइन पे ला रहे हैं, वो आपका मुख्य धारा शिक्षा है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। ये तो हमें व्यवस्था को बच्चे को रूप बदलना चाहिए। याद है समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में मैंने अंतर समझाया था। जब समावेशी मैं बता रहा था तब मैंने ये बताया भी था कि यार इन बच्चों को उपयुक्त क्या देंगे, हम लोग संसाधन देंगे, और वही संसाधन से ही हमने क्या किया, व्यवस्था को सुधारा। व्यवस्था को सुधारने से बच्चों के अनुरूप हमने क्या किया, बदल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मानकीकृत परीक्षण, परीक्षा की तो बात ही नहीं होती है। प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता मतलब आप उनको कंपटीशन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। विशिष्ट शिक्षा योजना गलत है, आप हर एक चीज के लिए विशिष्ट शिक्षा योजना ठीक नहीं है। एक रूप निर्देश, अब बताओ, सॉरी, एक रूप निर्देश गलत होगा, विशिष्ट शिक्षा सही है। ये जो विशिष्ट शिक्षा योजना, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर बच्चे के लिए यदि वो ठीक से देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, तो आप उसके लिए विशिष्ट शिक्षा योजना बनाएंगे। एक ग्रुप निर्देश गलत है यार, कोई सुन नहीं सकता उसके लिए भी वही डायरेक्शन, कोई देख नहीं सकता उसके लिए भी वही डायरेक्शन, कोई विकलांग है उसके लिए भी वही डायरेक्शन, ये थोड़ा गलत है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा विशिष्ट दूसरे चीज पे चले गया था, विशेष स्कूल वाले डायरेक्शन पे चले गया था, जो समावेशी शिक्षा का पार्ट नहीं है यार। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना। सहानुभूति का भाव प्रदर्शित जहां ये लिखा है यहीं से स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, हटा दिया हमने। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा, नेगेटिव स्टेटमेंट हटा दिया हमने। केवल प्रतिभाशाली बच्चे, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हमने हटा दिया। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो डेफिनेटली ऑप्शन के 3 गलत है, तो यार वो फोर्थ वाला जो सही होगा ही। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये क्वेश्चन जो है इजी हो गया था, बहुत इजी, क्योंकि 3 ऑप्शंस ऐसे ही कट गए थे। छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? दंड देना। प्रैक्टिकल लाइफ में कहूं तो सही में वो काम करता है कि आप बच्चों को मारेंगे पीटेंगे तो सीख जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है भाई, हटा देना। कठोर सख्त अनुशासन गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता। मार्गदर्शन और परामर्श, डेफिनेटली आप उनको सही से क्या करेंगे, आप उनको गाइडेंस देंगे और आप उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, बिल्कुल। बच्चों को कमी के कारणों को पता लगाना, ये भी ठीक है। समायोजन में बच्चों की सहायता करना, अडैप्टेशन याद होगा, बहुत बड़ा मैंने समझाया था कैसे अडैप्ट करते हैं ग्रामीण और शहरी बच्चे। उपयुक्त सभी जो है, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। छात्रों को पढ़ाई में अच्छा करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? एग्जैक्टली, दंड देना, होमवर्क देना नेगेटिव स्टेटमेंट है, मार्गदर्शन और परामर्श करना ही सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? बाहरी दिखावे का निदान, गलत। व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ का एक सिद्धांत है, ठीक है, ये वाला सेकंड सही लग रहा है। सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन, सभी व्यक्ति को सहायता प्रदान करना, सभी व्यक्ति को नहीं, जिसको जरूरत है उसी को देना। सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, उस व्यक्ति के अनुसार यार, कि उसको कैसा सही लग रहा है उसके अनुसार काम करना, गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान प्राप्त होने वाली मदद ग्राहक छात्र को आंसर देखो, समाधान करने के लिए मिलती है, ग्राहक की ओर से निर्णय लेने, राय अधिरोपित करने, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। इसमें राय अधिरोपित करने का मतलब क्या है? ये एक्चुअल में ना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, इसीलिए थोड़ा सा अजीब शब्द लग रहा होगा। राय थोप देना ये गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ग्राहक की ओर से निर्णय लेने, ग्राहक मतलब एक्चुअल में जिसकी काउंसलिंग हो रही है, आप उसको निर्णय लेने के लिए बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। समाधान करने के लिए मिलती है, दौरान प्राप्त होने वाली मदद, ये जो है सही ऑप्शन नहीं है। लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देना, समस्या समाधान की ही पूरी चर्चा है, गाइडेंस, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि पहला वाला जो है वो गलत है और लास्ट वाला जो है वो सही है। एक्चुअल में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी में अब मुझे थोड़ा सा खुद डाउट होने लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? हमें याद रखना, गलत कथन को निकालना है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करना है, ये तो सही लग रहा है। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं मदद करता है, ऑप्शन नंबर 3। परामर्शदाता की भागीदारी, ये तो सही है, ये तो रहेगा ही, ये भी रहेगा ही।
निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। ये तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यार वो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 10वीं कक्षा की एक छात्र छात्रा अपने कक्षा के शैक्षिक साझा करता है कि परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा से उसे असहज बना देती है। ये मैंने बताया था 3 टाइप के मार्गदर्शन, आप बताइए इनमें से वो कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट में देना है। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, एक महिला क्लब की सदस्य, इसको आप किस प्रकार का मार्गदर्शन देना चाहते हैं? देखो, जो अपराधी है उसको आप नैतिक सिखाएंगे, जो वृद्ध बीमार है उसको आप स्वास्थ्य के बारे में सिखाएंगे, महाविद्यालय के छात्र को आप क्या सिखाएंगे, आप व्यवसायिक। एक महिला क्लब की सदस्य यदि वो वर्किंग वुमेन नहीं है तो आप उसको खाली समय में क्या क्या चीजें, खाली समय का मार्गदर्शन। ये आंसर, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था यार कि आप उनको कौन से टाइप का मार्गदर्शन देंगे। मार्गदर्शन के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक प्रासंगिक है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मार्गदर्शन सभी के लिए है, देख लो। मार्गदर्शन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, ठीक है। मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्गदर्शन सभी के लिए है, ये नहीं है। मार्गदर्शन उसी के लिए है, काउंसलिंग मतलब गाइडेंस उसी के लिए है जिसको जरूरत है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो सेकंड वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है और थर्ड वाला भी गलत है। मार्गदर्शन का आयोजन रुक रुक कर किया जाता है। मार्गदर्शन में विशिष्ट आचार संहिता है। मार्गदर्शन सभी बीमारियों के लिए रामबाण नहीं है। मार्गदर्शन केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो यार 2 और 4 वाले ऑप्शंस को तो मैं रखूंगा अपने पास, 2 और 4 वालों को, 2 और 4 वालों को, ये ऑप्शंस कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये है कि अब इसमें कौन कौन सा बच गया मेरा, एक मेरा 6वां वाला और एक मेरा 7वां वाला। ठीक है, सॉरी, हाँ 7वां वाला भी मैंने किया, ये सही है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 रुक रुक करके आता है। कंटिन्यूअस किसी को गाइडेंस देने की आवश्यकता होती नहीं है। तो यहां पर से मैंने देखा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने थोड़े से ऑप्शंस को एलिमिनेट किए और ये आंसर को निकालने की कोशिश किया। ऐसा ही आपको भी एग्जामिनेशन में करना है, कूट आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये बाल मनोविज्ञान की सीरीज जो भी लोगों ने पूरे वीडियो को देखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बाल मनोविज्ञान के सेशन में मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा जो मेरा ये फ्री सीरीज है वो कैसा लगा, और आपको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो आप लोगों को बढ़िया हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे टेस्ट मिलेगी, अच्छी खासी PDF क्वेश्चंस की मिलेंगी। तो जैसा कि ये जो सीरीज समाप्त होती है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने समय तक धैर्य बनाकर मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने देखा। वेल, वेरी थैंक यू गाइस, वेरी मच थैंक यू।